विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, एसोसिएट प्रोफेसर। आज के व्याख्यान में मैं आपको अधिनायक तंत्र क्या था और अधिनायक तंत्र का उदय किस तरह से हुआ था, अधिनायक तंत्र का क्या अर्थ है और आधुनिक अधिनायक तंत्र क्या है, अधिनायक तंत्र के गुण और दोष क्या है, इस पर आज हम अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे अध्ययन का विषय है अधिनायक तंत्र यानी कि डिक्टेटरशिप। तो अधिनायक तंत्र में भी राजतंत्र की तरह संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही चलता है। तो अधिनायक तंत्र की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो इस प्रकार है। न्यूमैन ने अधिनायक तंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। इसी तरह सोल्टोव ने भी इसको अधिनायक तंत्र को परिभाषित करते हुए कहा। तो ये माना जाता है कि सोल्टोव की परिभाषा अधिनायक तंत्र को परिभाषित करने में ज़्यादा सक्षम है। तो सोल्टोव की परिभाषा क्या है? वो है कि यह एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतः वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, अपितु शक्ति या सहमति सामान्यतः दोनों के संयोग से प्राप्त करता है और उसके पास पूर्ण संप्रभुता होनी चाहिए जिसका प्रयोग वह कानूनों की अपेक्षा मनमाने आदेश जारी करके करे। तो ये हुई अधिनायक तंत्र की परिभाषा। तो अधिनायक तंत्र दो प्रकार का है, एक प्राचीन अधिनायक तंत्र और एक नवीन अधिनायक तंत्र। तो प्राचीन अधिनायक तंत्र वह अधिनायक तंत्र है जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाते थे, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का अधिनायक तंत्र। और आधुनिक युग में अधिनायक तंत्र का रूप अधिनायक के सत्तारूढ़ होने की दृष्टि से बदल जाता है और अब अधिनायक उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अधिनायक जनता अथवा कम से कम किसी दल विशेष की पसंद के आधार पर पद ग्रहण करते हैं, तथापि सत्तारूढ़ होने के बाद तानाशाही ढंग से ही देश के शासन का संचालन करते हैं। तो इसे आधुनिक अधिनायक तंत्र कहा गया है। तो इस प्रकार के अधिनायक तंत्र का मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि 1922 में जो फांसीवादी दल था उसकी सहायता से मुसोलिनी अधिनायक बना। 1933 में हिटलर नाजी दल की सहायता से जर्मनी का अधिनायक बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित अधिनायक तंत्र के इस रूप को अपनी आर्थिक विचारधारा के आधार पर हम दक्षिणपंथी भी कह सकते हैं। और आधुनिक अधिनायक तंत्र है उसका उत्कर्ष प्रथम विश्व युद्ध के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध जिसे कहा गया, और इसलिए युद्ध समाप्त होने पर यह आशा की गई थी कि अब संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन वर्साई की संधि हुई, यह माना जाता है कि वर्साई की संधि में ही लोकतंत्र के विनाश के बीज निहित थे और युद्ध के उपरांत जो परिस्थितियाँ हुई थी उसमें उन्हें पल्लवित होने का पर्याप्त अवसर मिला। परिणाम स्वरूप 1939 तक इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, जर्मनी और ग्रीस में अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। तो आधुनिक अधिनायक तंत्र का उत्कर्ष के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। ये परिस्थितियां हैं, पहला तो कि संसदीय संस्थाओं के प्रति विश्वास पनपा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भीषण विनाश हुआ उससे जो मनुष्य पीड़ित हुआ उसने संसदीय संस्थाओं के प्रति अपना विश्वास खो दिया, क्योंकि युद्ध से जो लौटे हुए सैनिक थे वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरी तरह से असंतुष्ट थे, जिसके कारण उन्होंने अपने स्वजनों को खो दिया था और अब जो युद्ध का हर्जाना मांग रहे थे। और कालांतर में जो सैनिकों की यही असंतुष्टि थी वो अधिनायकवाद के रूप में हमारे सामने आई। दूसरा, आधुनिक अधिनायक तंत्र के उदय का कारण वर्साई की संधि था और इस संधि में विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्त लागू की थी और यह संधि न्याय भावना पर आधारित नहीं थी। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने संधि के विरुद्ध लोकमत का नेतृत्व किया और अधिनायक बने।
इसी तरह कई देशों के लिए प्रजातंत्र नया था। ये भी आधुनिक अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष का कारण बना कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लेविया आदि देश बने और इनमें प्रजातंत्र तो स्थापित कर दिया गया था, लेकिन इन देशों के लिए प्रजातंत्र बिल्कुल नया अनुभव था और प्रजातांत्रिक परंपराओं के अभावों के कारण शीघ्र ही अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। और आर्थिक संकट भी आधुनिक अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष का कारण माना जाता है कि 1929 का जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ और इस संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों द्वारा जो आर्थिक नीति अपनाई गई उसके कारण आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और इस आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए इन देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग आवश्यक था और यह सब एक नियोजित अर्थव्यवस्था में किया जा सकता था। इस नियोजित अर्थव्यवस्था को एक अधिनायक की भले प्रकार कार्य रूप में परिणत कर सकता था और राष्ट्रसंघ की असफलता भी आधुनिक अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष का कारण मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रसंघ अपना सम्मान खो चुका था जैसे उसकी स्थापना हुई और जैसे जैसे निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल होते जा रहे थे, बड़े देशों द्वारा किए जाने वाला शस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भी सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर शक्तिशाली बनना आवश्यक समझा और प्रजातंत्र के आदर्श लोगों के लिए कठिन साबित हो रहे थे। तो प्रजातंत्र की तुलना में अधिनायक तंत्र एक सरल शासन व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जनता का एकमात्र कार्य क्या था, केवल अपने शासक की आज्ञा का पालन करना। और यही कारण था कि जैसे युद्ध के उपरांत जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें प्रजातंत्र एक भ्रम और अधिनायकवाद एक वास्तविकता बन गया था। तो आधुनिक अधिनायक तंत्र के क्या लक्षण हैं? आधुनिक अधिनायक तंत्र के 5 लक्षण हमारे सामने उभर कर आते हैं जो इस प्रकार है। तो आधुनिक अधिनायक तंत्र को हम पुलिस राज्य कह सकते हैं। इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, इसमें एक सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है और चौथा है इसमें सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण होता है और यह नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। इस प्रकार जो अन्य विद्वान जो विचार व्यक्त किए गए उनके आधार पर अधिनायक तंत्र के हम ये लक्षण मान सकते हैं कि अधिनायक तंत्र कैसी शासन व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था है। इसमें सर्वाधिकारवाद में क्या होता है कि राज्य में जो समाज है, राज्य और सरकार के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं और शासक के सर्वशक्तिमान बन जाता है। सारी शक्ति, चाहे समाज की शक्ति हो, राज्य की शक्ति हो, सरकार की शक्ति हो, एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है और नागरिक जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष, व्यक्ति के जीवन का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अर्थात जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होता जिस पर कि एक तानाशाही शासक का नियंत्रण न हो। हिटलर और मुसोलिनी के अनुसार राज्य ही सब कुछ था। जैसा कि इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी कहता था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं है। तो अधिनायक तंत्र का पहला लक्षण है सर्वाधिकारवाद। दूसरा, प्रजातंत्र का विरोध। कि अधिनायक तंत्र प्रजातंत्र का विरोधी है और प्रजातंत्र को उन्होंने या लोकतंत्र को एक सड़ा हुआ शव कहा और संसद को केवल बकवास की दुकानें माना है और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भी लोकतंत्र को घृणा की दृष्टि से ही देखता है। तीसरा है एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम। कि अधिनायकवाद में एक ही व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है जिसे राष्ट्रीय एकता और सम्मान प्राप्त होता है और राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रतीक के रूप में श्रद्धा और विश्वास उसके प्रति व्यक्त किया जाता है जनता द्वारा, अनुयायियों द्वारा। और ये नेता ही व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेता है और जो उसके शब्द होते हैं वही कानून माने जाते हैं। अधिनायकवादी शासक के शब्द ही कानून माने जाते हैं, इसके अलावा कोई कानून नहीं होता। और अधिनायक तंत्र के अंतर्गत शासक दल का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु कि आधुनिक अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति एक दल का शासन होता है और इसलिए वह राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता और इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु होता है। और जैसा कि इटली के युवक संगठन को मुसोलिनी कहता था कि विश्वास, आज्ञा पालन और युद्ध ही उसके अंतिम शब्द थे, हिटलर कर्तव्य, अनुशासन और त्याग को जीवन का मूल मंत्र मानता था। और अधिनायक तंत्र का
ये लक्षण भी है कि इसमें जनमत निर्माण के साधनों पर शासक का कठोर नियंत्रण होता है और जनमत निर्माण के जितने भी साधन होते हैं विद्यार्थियों, जैसे साहित्य है, समाचार पत्र हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न है और चलचित्र, ये सब उस पर किसका नियंत्रण रहता है? सर्वाधिकारवादी शासक या अधिनायकवादी शासक का नियंत्रण होता है। प्रेस, रेडियो आदि निरंतर अधिनायक के पक्ष में प्रचार करता रहता है, जिससे उसके पक्ष में जनमत बना रहता है। और उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास, अधिनायक तंत्र उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है और शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावनाओं को भड़काकर उसे चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। इसमें अपनी जातीय संस्कृति, देश और उसकी व्यवस्था का यशोगान किया जाता है और दूसरे देशों को तुच्छ व हीन सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। और अधिनायकवाद युद्ध और औपनिवेशिक नीतियों में विश्वास करता है, जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से युद्ध का समर्थन किया। हिटलर कहता था कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है। इन तानाशाहों ने अपने देश की आर्थिक प्रगति और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति अपनाई। जैसा कि मुसोलिनी ने कहा था कि साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी और अक्षुण्ण नियम है, इटली का विस्तार होगा या अंत होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हीगल आदि आदर्शवादी दार्शनिकों के राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है। अब अधिनायकवाद के गुण और दोष क्या हैं, ये इस पर मैं अगले व्याख्यान में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।